गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे बच्चों, कार्बन के बारे में। बच्चों हम क्रियाकलाप 4 पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। आज हम देखेंगे क्रियाकलाप 5, जिसमें आवश्यक सामग्री में हम कागज का टुकड़ा लेंगे, लकड़ी का मोटा टुकड़ा लेंगे, मोमबत्ती लेंगे और माचिस लेंगे। जिसमें मोमबत्ती की लौ के पास कागज का टुकड़ा को लाइए, क्या हुआ। अब लकड़ी के मोटे के टुकड़े को लौ के समीप लाना है, क्या यह भी कागज के समान तेजी से जलता है। बच्चों इस प्रकार से हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो देखेंगे जो ये वाला भाग क्या है, लौ है ना, जो जलता है मोमबत्ती का लौ है। यहाँ पर हमें कागज के टुकड़े को लाना है लौ के समीप, तो हम देखते हैं कागज तेजी से जल उठता है। उसी प्रकार से हमें लकड़ी के मोटे टुकड़े को लाना है और देखना है कि क्या वो भी लकड़ी कागज के समान वो लकड़ी जल उठता है या नहीं। ठीक है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में चलना प्रारंभ करता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो बच्चों जो भी न्यूनतम ताप पर हम कोई भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, है ना, तो जब वो जलना प्रारंभ करता है तो वह ताप क्या कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है। चूँकि पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए हम लालटेन में पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है, जिसकी वजह से वाष्पित हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है ना, इसलिए हम लालटेन में पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। बच्चों हम सभी लकड़ी को जलते हुए देखे हैं। लकड़ी पहले ज्वाला के साथ जलती है ना, किंतु बाद में ज्वाला दिखाई नहीं देती है। लेकिन कपूर और मोम, आप जानते हैं कपूर भी क्या होता है, वाष्पित होता है, और मोम भी, है ना। तो लेकिन कपूर और मोम ज्वाला के साथ ही जलते हैं। यदि हम मोमबत्ती को बुझाएं तो सफ़ेद वाष्प निकलती है। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है, आप लोग घर में भी देख सकते हैं कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं और जलाते के साथ बुझाते हैं तो किस प्रकार से एक धुआं, वाइट धुआं हमें दिखाई देगा। वो क्या होता है, वो मोमबत्ती का वाष्पित होना होता है। उस वाष्प के समीप हम यदि माचिस की तिल्ली को लाते हैं तो वो क्या होता है, सफ़ेद वाष्प फिर से जल उठती है ना। सफ़ेद वाष्प के समीप जलती माचिस की तिल्ली लाने पर सफ़ेद वाष्प फिर से जल उठती है। केवल वे ही ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित होते हैं, है ना। तो हम जानते हैं जब ये मोम के रूप में होते हैं, मोमबत्ती के रूप में, तो ये ठोस रूप में होते हैं, है ना। तो और जब ये जलने लगते हैं, है ना, जिसमें जलने से क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है, ये ज्वाला की वजह से थोड़ा पिघलते भी हैं, जो द्रव के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, जब ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं, है ना। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थ का दहन होता है, इसलिए सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ मोमबत्ती भी ज्वाला उत्पन्न करते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या होते हैं, दहन, ये गैसीय पदार्थ का इसमें दहन होता है, ये जलते हैं ज्वाला के साथ। अब हम क्रियाकलाप 6 देखेंगे। आवश्यक सामग्री में हम मोमबत्ती और माचिस लिए हैं। मोमबत्ती को जलाकर उसकी ज्वाला के आकार का कम प्रकाश में अवलोकन कर चित्र बनाइए। तो हम मोमबत्ती को जहाँ पर बहुत कम प्रकाश होता है वहाँ पर जलाना है और देखना है कि ज्वाला के विभिन्न रंगों को हमें देखना है और लिखना है। ठीक है, अवलोकन करना है। तो हम जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर जला के देखना है कि जो ज्वाला होती है उसमें कितने रंग होते हैं, किस किस रंग के जलते हैं। बच्चों हम देखते हैं कि ज्वाला कितने रंगों के होते हैं, कितने भाग होते हैं, है ना।
उनका जो विभिन्न रंग होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चे बाहरी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है और भीतरी क्षेत्र है ना। तो ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और भीतरी क्षेत्र, जिसमें हम देखते हैं बच्चों क्रियाकलाप 7 में आवश्यक सामग्री हम लेते हैं मोमबत्ती, माचिस, लकड़ी की छिलपियाँ। तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो लकड़ी की छिलपियाँ होती हैं वो कैसे छिलपियाँ हमने लिया है। अब लकड़ी की एक छिलपी को ज्वाला के ऊपर भाग पर रखिए। तो एक छिलपी को हम ज्वाला के ऊपर भाग में रख दिए हैं और बाहर लाकर इसका अवलोकन कीजिए कि लकड़ी का कौन सा भाग काला पड़ जाता है। अन्य छिलपियों को ज्वाला के मध्य तथा निचले भाग पर रखिए। तो हम और जो छिलपी हैं उनको मध्य भाग पर और सबसे निचले भाग पर रख लिए हैं। अब हम देखते हैं बाहर लाकर अवलोकन कीजिए तथा पाए जाने वाले अंतर को समझने का प्रयत्न कीजिए। चित्र 6.6। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों लकड़ी की छिलपी की सहायता से ज्वाला के ताप का परीक्षण की जो ताप होता है मध्य क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र और भीतरी क्षेत्र का ताप कौन सा ताप अधिक होता है, कौन सा ताप कम होता है। तो बच्चों अपने प्रयोग और अवलोकनों के आधार पर हम पाते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे भीतरी क्षेत्र गहरा होता है, यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। तो ये वाला जो भाग होता है बच्चों ये गहरे रंग का होता है, बहुत गहरा होता है। और ये वाला भाग जो है कम ताप होता है, यहाँ पर है ना, ठंडा होता है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ठंडा होता है। इस क्षेत्र में दहनशील पदार्थ मोम की गर्म वाष्प होती है ना। यहाँ पर मोम की जो गर्म वाष्प होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती बच्चों, इसलिए इसमें दहन भी नहीं होती है सबसे भीतरी भाग में, ठीक है। मध्य क्षेत्र चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ईंधन आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं। तो बच्चों जो ये मध्य क्षेत्र है, ये वाला भाग है ना, तो ये मध्य क्षेत्र क्या होता है? चमकीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो ईंधन है वो आंशिक रूप से, मतलब आंशिक मतलब बहुत अल्प कम है ना, बहुत आंशिक रूप से जलकर कार्बन क्या बनाते हैं? कण बनाते हैं, जो गर्म होने के कारण क्या होते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं और मतलब चमकते रहते हैं। अब ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। इस क्षेत्र में वायुमंडलीय ऑक्सीजन ईंधन से अधिक तरह से मिल जाती है, जिससे लगभग पूर्ण दहन होता है। यह सबसे गर्म क्षेत्र है। इसका ताप उच्चतम होता है ना। जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है बच्चों, ये नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, नीले कलर का होता है। और ये क्या होता है? ये ईंधन वायु से मिलकर पूर्ण दहन होता है इसका, है ना। वायुमंडलीय से ऑक्सीजन लेते हैं ये, और ऑक्सीजन से मिलकर ये ईंधन अच्छी तरह से मिल जाते हैं, जिससे अच्छे से जलते हैं, पूर्ण दहन होता है। और ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। इसका जो ताप भी है सबसे उच्चतम होता है। अब हम स्वर्णकार सोने या चांदी के टुकड़े को अपनी इच्छा के अनुरूप विभिन्न आकृतियों में ढालने के लिए केरोसिन लैंप की ज्वाला को फूंकने की सहायता से एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। हम क्या करते हैं? जो स्वर्णकार होता है, जो सोना चांदी के टुकड़ों को अपनी इच्छा के अनुरूप क्या करते हैं? आकृतियों में ढालने के लिए क्या करते हैं? वो जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल है ना, केरोसिन को हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। तो लैंप की ज्वाला को फूंकनी की सहायता से क्या करेंगे? एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। फूंकनी से फूंकी गई वायु बिना जले ईंधन को जलाने में सहायक होती है। तो जो हम फूंकनी से फूंकते हैं तो उसमें क्या होता है? फूंकनी से फूंकते टाइम वायु निकलता है ना। तो जो वो वायु है वो क्या करते हैं? बिना जले ईंधन को जलाने में क्या होते हैं? सहायक होती है, जो ज्वाला को और अधिक गर्म कर देती है।
अब हम देखेंगे बच्चों 6.5 कार्बन के यौगिक, कार्बन के कौन कौन से यौगिक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 6.5.1 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्रियाकलाप 8, आवश्यक सामग्री परखनलियाँ लेंगे। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारा क्या है, परखनली है ना। 2 परखनली लिए हुए हैं। एक छेद वाला कार्क लेंगे, यहाँ पर ये कार्क है हमारा। मुड़ी हुई कांच की नली लेंगे, जो ये मुड़ी हुई कांच की नली आप लोग देख रहे हैं, यही लेंगे आवश्यक सामग्री में। सोडियम कार्बोनेट लेंगे, जिसे हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा। नींबू का रस लेंगे, ताज़ा चूने का पानी लेंगे और क्षारीय फिनोलेप्थिलीन लेंगे, है ना। फिनोलेप्थिलीन आप लोग जानते हैं, डामर गोली, फिनेल गोली के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जिसे फिनॉल कहते हो, डामर गोली भी कहते हैं, और फिनोलेप्थिलीन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों, एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट लें तथा संपूर्ण उपकरण को चित्र 6.7 के अनुसार व्यवस्थित करें। अब परख नली में नींबू का रस डालें, बनने वाली गैस से निम्नलिखित प्रयोग करें। तो हम ये स्टैंड है बच्चों, और हम क्या किए हैं, एक परख नली लिए हैं जिसमें हम नींबू का रस, कपड़े धोने का सोडा डाले हैं। बच्चों जब हम नींबू का रस और कपड़े धोने का सोडा हम डालते हैं एक परख नली में, तो इसमें जो यू आकार के नली, कांच की जो नली होती है, उसके दूसरे हम परख नली में डाले हुए हैं। तो जो इससे बनने वाली जो इसके नींबू के रस और कपड़े धोने के सोडे के बीच में रिएक्शन होती है बच्चों, है ना। नींबू रस और कपड़े धोने के सोडे के बीच में रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, इनसे जो बनने वाली गैस है वो दूसरे परख नली में एकत्रित हो जाता है। तो हम देखेंगे बच्चों, यहाँ निकलने वाली गैस के रंग का अवलोकन करें। क्या आपको कोई रंग दिखाई देता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निकलने वाली गैस है वो कोई भी रंग का नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं होती, है ना। इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती। एकत्रित गैस से भरी परख नली में जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं। माचिस की तीली बुझ जाती है ना। जब हम इस गैस के समीप माचिस की तीली को लाते हैं तो हमारा जो तीली होता है वो क्या होता है, बुझ जाता है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो बच्चों हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण से माचिस की तीली डूब जाती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं ये जलने में सहायक नहीं होते हैं, है ना। एक परख नली में चूने का पानी लें तथा बनने वाली गैस को प्रवाहित करें। आप देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है ना। हमें क्या करना है, एक परख नली में चूने का पानी लेंगे और उसमें जो गैस बनती है उन्हें हमें क्या करना है, प्रवाहित करना है, और देखेंगे हम कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दूसरी परख नली में क्षारीय फिनोलेप्थिलीन लें, है ना। और एक परख नली में हम लेंगे क्षारीय फिनोलेप्थिलीन, जिसमें हम देखेंगे बनने वाली गैस को हम प्रवाहित करेंगे। इसमें जो गैस बनी हुई है, इस गैस को हम उसमें जब प्रवाहित करते हैं तो फिनोलेप्थिलीन के रंग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि गैस की प्रकृति अम्लीय है या फिर क्षारीय है? तो बच्चों इस क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। जो रंगहीन गंधहीन गैस है, यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना। हम ताजे चूने के पानी में क्या करेंगे, ताजे चूने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इस गैस को ताजे चूने के पानी में हम जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, अविलय जो घुलता नहीं है ना, अविलय होता है। तो अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों अविलय है ना, जिससे विलयन दूधिया हो जाता है। क्षारीय फिनोलेप्थिलीन गुलाबी का, यानी कि क्षारीय फिनोलेप्थिलीन क्या करते हैं, गुलाबी का कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रंगहीन होता है। इसके अम्लीय गुण को प्रकट करता है। इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाती है।
तो किस प्रकार से हमारा जो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट और पानी बनाते हैं। तो ये हमारा जो सोडियम कार्बन, ये हमारा क्या है, NaOH हमारा क्षार है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसके साथ में क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और पानी बनाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के हम उपयोग देखेंगे, क्या क्या उपयोग है इनके। तो कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि आग जलने में सहायक नहीं होते हैं, आग पुनः बुझ जाते हैं, इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में कर सकते हैं और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। सेकंड देखेंगे हम, शीतल पेयों के बोतल, है ना, जो शीतल पेय होते हैं, ठंडा पानी पीने का होता है, तो उन बोतल खोलने पर आग के रूप में निकलने वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। यह शीतल पेयों को तीखा स्वाद प्रदान करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये क्या करते हैं, शीतल पेयों को यानी कि ठंडा पानी को तीखा स्वाद प्रदान करती हैं। थर्ड देखेंगे बच्चों, ईंधनों के दहन से एवं श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है, जिसका उपयोग हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ईंधन के दहन से, है ना, और हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं उनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, और ईंधनों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये वायुमंडल में ही मुक्त होती हैं, है ना। तो जिसका वायुमंडल से ये क्या जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, वायुमंडल से इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और इनका उपयोग ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग का है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, फोर्थ में हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यावहारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यावहारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ देखेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने व ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह किस रूप में अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे 6.6 आग लगना। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाती है तब व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि क्या होता है, वस्त्र यानी कि कपड़ों में आग लग जाती है, किसी भी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आप लोग देख चुके होंगे, सुने भी होंगे। आप जानते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है ना। हम जानते हैं कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, हम क्रियाकलाप 4 में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। व्यक्ति को कंबल से ढक देने पर जलते हुए वस्त्रों का वायु से संपर्क टूट जाता है, जिससे आग बुझ जाती है ना। क्या होता है बच्चों, वस्त्रों का वायु से जो संपर्क होता है वो टूट जाता है। ठीक है, इसलिए आग बुझ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति में जो उनके वस्त्र होते हैं उनमें यदि आग लगी होती है तो उन्हें हमें कंबल से ढक देना चाहिए, जिससे क्या होता है, उस आग का वायु से संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाता है ना। जल जाने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करें तथा डॉक्टर से परामर्श लें। यदि जल गए हैं तो क्या करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और कुछ प्राथमिक उपचार भी उससे पहले करना है। हम खुशी के मौक़ों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, है ना। हम पटाखे वगैरह फोड़ते हैं बच्चों खुशी के मौके। मान लो घर में
कोई भी कार्यक्रम करते हैं या फिर शादियाँ होती हैं या पूजा पाठ करते हैं, दीपावली होती है ना, तो दीपावली में भी क्या किया जाता है, आतिशबाजी हम करते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि तथा विभिन्न गैस बनती हैं, है ना। आतिशबाजी के दौरान क्या होता है, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि तथा विभिन्न गैसें बनती हैं। यह गैसें वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। यही गैसें किसका कारण बनती है, वायु प्रदूषण का। ठीक है। कभी कभी आतिशबाजी आग लगने का कारण भी बन जाती हैं। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? बच्चों, काफ़ी लोगों ने देखे हैं कि जंगल में आग लग जाती है ना, हम भी सुने हैं। प्रायः गर्मी के दिनों में कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। यह आग जब अन्य पेड़ों तक फैलती है तब पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना कठिन होता है ना। जब पूरा जंगल आग पकड़ लेता है तो इस प्रकार के जो आग है उसे बुझाना क्या होता है, कठिन होता है। 6.6.6.1 हम आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अपने घरों, दुकानों या कारखानों में लगी आग को देखा है ना। तो बच्चों, आप लोग घरों में आग लगते हुए देखा है, दुकानों या फिर कारखानों में लगी आग को देखा है, तो सुनी या फिर टीवी या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। तो जो टीवी में तो सभी देखे होंगे बच्चों, किस प्रकार से घरों में आग लगती है या दुकानों में या कारखानों में, है ना। या जंगलों में भी आग लगती है, ये भी हम टीवी में देख चुके हैं, समाचार में भी पढ़ते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आग पर नियंत्रण के भी कई तरीके हैं, जैसे झाग, पानी की बौछार, है ना, करना, रेत डालना। रेत मतलब आप लोग समझते हैं, जिसे हम नदियों से लाते हैं, है ना, घर बनाने के लिए यूज करते हैं। बालू भी बोला जाता है ना, इसे ही हम रेत कहते हैं। तो आग बुझाने के लिए रेत का भी उपयोग किया जाता है और पानी की बौछार भी करते हैं। तो सभी शहर, नगर, गांव में अग्निशामक सेवा नहीं होती है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र नहीं होती है, अग्निशामक सेवा नहीं होती है जो आग लगने पर आग पर नियंत्रण का कार्य करती है। अपने क्षेत्र के अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। तो हमें क्या करना है, अपने क्षेत्र में जो अग्निशामक यंत्र, जो अग्निशामक सेवा है, इनके टेलीफोन नंबर का हमें पता करना है। ठीक है। 6.6.2 अग्निशामक सेवक किस प्रकार काम करते हैं? तो हमें देखना है बच्चों कि अग्निशामक जो सेवक होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं। तो आप जानते हैं कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, ईंधन, वायु और ऊष्मा। इनमें से किसी एक या अधिक को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अग्निशामक सेवक प्रायः वायु के प्रवाह को काटकर या ईंधन का ताप कम कर या दोनों करके आग बुझाते हैं। किंतु कुछ स्थितियों में ईंधन को हटाना या उसके ताप को नियंत्रित करना संभव नहीं होता है ना। कुछ ऐसी स्थिति भी आती है बच्चों कि ईंधन को हटाना या फिर उसके जो ताप है उसको नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता है ना। तो आपने अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ा है, तो हम अग्निशामक यंत्र पढ़े हैं बच्चों, हम देख भी चुके हैं, है ना। बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अग्निशामक यंत्र किस प्रकार से होता है ना। ये अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो बच्चों, आपने अग्निशामक यंत्र आप देख चुके हैं किस प्रकार से होता है। तो ये आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशमन की क्या व्यवस्था है, ये अग्निशमन सेवक कैसे काम करते हैं, पता लगाकर लिखिए। तो ये अग्निशमन सेवक किस प्रकार से काम करते हैं बच्चों, उसे हम लोगों ने पढ़ा, हम देखे, ठीक है।
बच्चों अब हम देखेंगे हमने सीखा, तो इस चैप्टर को हम पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखे इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो कार्बन एक अधात्विक तत्व है। कार्बन कैसा तत्व है बच्चों? अधात्विक है ना। एक धातु होता है, एक अधातु होता है। तो कार्बन क्या है? अधातु है, अधात्विक तत्व है। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है। इसके विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, काजल और कोयला है। ठीक है। कार्बन क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? अपरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है। और इसकी अपरूपता के विभिन्न रूप यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, काजल है और कोयला है। ठीक है। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। जैसे कि बच्चों हम हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, काजल, कोयला, ये सब क्या है? इनके जो भौतिक गुण हैं अलग अलग हैं, पर इनके जो रासायनिक गुण हैं, जब इनको हम जलाते हैं, है ना, तो इनसे जो गैस निकलती है, तो वो जो रासायनिक गुण है सबके समान है ना। तो हम रासायनिक गुण जब समान होती हैं और भौतिक गुण भले ही भिन्न भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, है ना, पर रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। और इस प्रकार के किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में, है ना, पाया जाना ही क्या कहलाता है बच्चों? अपरूपता कहलाता है ना। अब हम देखेंगे फुलरीन, कार्बन का नया खोजा गया अपर रूप है। फुलरीन क्या है? कार्बन का नया खोजा गया अपर रूप है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में तथा संयुक्त अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि में पाया जाता है। तो बच्चों मुक्त रूप में तो हमें पता है हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, हमें मुक्त रूप में मिलता है ना। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इन सभी में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ तथा जो नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों। दहन ऑक्सीकरण क्रिया है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र बच्चों? देखो यहाँ भीतरी गहरा क्षेत्र, मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र, बाहरी हल्के नीले रंग का क्षेत्र होता है। अब हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट पर नींबू के रस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। यह गैस जलने में सहायक नहीं है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो बच्चों ये भी सोडियम कार्बोनेट पर जब हम नींबू के रस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है तो यह गैस भी जलने में सहायक नहीं होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल पेय, प्रशीतकों, अग्निशमन में शुष्क बर्फ के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 7 चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की कोशिका। ठीक है, इकाई कोशिका। इसमें हम देख लेते हैं बच्चों होमवर्क। यहाँ पर ये आप लोगों का उचित जोड़ी बनाइए, ये आप लोगों को बताना है ना। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अपरूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से हैं? प्रत्येक के 2-2 उपयोग भी लिखिए, है ना। तो आप लोग अभी देखें अपरूपता, कार्बन की अपरूपता आप लोग देख चुके हैं, और उनके जो अपरूपता को लिखने के बाद, अपरूप को लिखने के बाद क्या करेंगे? उनके 2-2 उपयोग भी लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे फुलरीन क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, और इसके प्रमुख उपयोग क्या है इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ठीक है।
ये 2 क्वेश्चन और एक उचित संबंध, इसे आप लोगों को अपने होमवर्क में लिखकर इसका आंसर बताएंगे और मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।